वेद और कियारा ने एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा जैसे वो ये बात उन दोनों के लिए ही कही गई हो। कियारा ने नजरें झुका ली तो वेद खांसते हुए बोला, प्यार जैसे इमोशंस के मामले में ज्यादा टांग ना अड़ाना ही बेहतर है। वैसे भी प्यार का एहसास लफ्जों से बयान नहीं होता, छोटी छोटी बातें ही जताने के लिए काफी होती हैं। कियारा ने सर हिलाया और बोली, सही कहा, लेकिन माया दिल की बहुत अच्छी है, दोस्तों के लिए बहुत सिंसियर है और इंटेलिजेंट भी। नाउ वी आर रियली क्लोज एज बेस्ट फ्रेंड्स। मैं नहीं चाहती कि उमार उसे हर्ट करे। वेद मुस्कुराया और मजाक में कहा, अच्छा, लेकिन तुम्हें तो वो पसंद नहीं थी। कियारा ने उसे हल्का सा मुक्का मारा और चिढ़ते हुए बोली, हाँ ऐसा था, लेकिन उसने सबसे बुरे वक्त में मेरी हेल्प भी तो की थी वेद, तुम्हें अंदाजा नहीं है। लवर से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड का धोखा औरत को बहुत हर्ट करता है। उसके लिए भी एक भयानक सपने जैसा था जो कभी नहीं होना चाहिए था। वेद ने अचानक कियारा का हाथ थामते हुए कहा, कियारा, उस दिन को याद मत करो। जब भी वो दिन याद करता हूँ जी चाहता है याशी को कब्र से निकाल कर दोबारा मार दूं। मैं नहीं चाहता तुम्हें जरा भी परेशानी हो। ये सुनकर कियारा ने सर उठाकर वेद की आंखों में देखा। उसी वक्त वेद से रहा नहीं गया, उसने उस नाजुक हसीना को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ लिया जैसे खुद नहीं खोल लेना चाहता हो। तभी एक गलत टाइम पर मोबाइल की रिंग बजी। वेद एक पल के लिए रुका, फिर अनसुना करने की कोशिश की। तभी कियारा धीरे से हंसी और उसके सीने पर उंगली मारते हुए बोली, वेद, फोन उठा लो, इस वक्त कॉल आ रहा है तो पक्का कुछ अर्जेंट ही होगा। वेद ने एक लंबी सांस ली, बेड के पास से फोन उठाया, नंबर देखा और रिसीव किया। हाँ युक्ति, क्या बात है? युक्ति घबराते हुए बोली, वो जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था जेनी, उसकी मां का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि जेनी के पापा योगेश अंकल को पता चल गया कि जेनी का एक्सीडेंट करने वाला कहां है और वो उनसे भिड़ने के लिए निकल चुके हैं। कहीं उनकी जान को कोई खतरा ना हो। वेद ने गहरी सांस ली, ठीक है, मुझे एड्रेस भेजो, मैं देखता हूं। कॉल डिस्कनेक्ट करके वेद ने फटाफट तैयार होकर कियारा को कस के गले लगाया और बोला, अगली बार से कसम खा रहा हूं, सोने से पहले ये कम वक्त फोन स्विच ऑफ करूंगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया। पीछे से कियारा के हंसने की आवाज आ रही थी। वेद सीधे पार्किंग में गया, उसने फोन पर एड्रेस देखा और फिर अपनी बाइक स्टार्ट करके तेज रफ्तार में वहां से निकल गया। पुणे में ब्लैक जैक नाम का एक बहुत वीआईपी ओपन प्राइवेट क्लब था। यहाँ शहर के बिगड़े रईस जादव का जमावड़ा रहता था। रंग बिरंगे बालों वाले लड़कों का एक ग्रुप हंसते मजाक करते हुए बाहर निकला। पास खड़ी वेट्रेस जो छोटी सी ड्रेस में थी, जो सबको ग्रीट कर रही थी। एक नई लड़की अपनी छोटी ड्रेस को लेकर काफी असहज महसूस कर रही थी और बार-बार उसे नीचे खींच रही थी। नाक में रिंग पहने एक लड़का जिसका नाम आदिल था, उसने उस लड़की को देखकर एक कमीनी मुस्कान दी और झटके से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बाकी सब ठाके मार के हंसने लगे। लड़की घबराकर चीखती रही। तब आदिल ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और नीचे धकेलते हुए बोला, अपनी मां के आगे रोना ये सब शरीफ बनने का नाटक मत कर मेरे सामने, साला आज दिन ही खराब है। तभी ऑरेंज बालों वाले एक लड़के अंशुमन ने हंसते हुए कहा, अरे इसमें किसकी गलती है? इतना नशा कौन करता है भाई? ऊपर से अल्कोहल पीकर गाड़ी चला रहा था। उन ट्रैफिक पुलिस वाली लड़कियों को उड़ा दिया तो ठीक था, पर कमबख्त मेरी नई स्पोर्ट्स कार का बाढ़ हो गई। अब 2-3 महीने पार्ट्स आने का वेट करो। आदिल ने जेब से कुड़ियां निकाली, हथेली पर पाउडर रखकर सूंघा और बोला, अब एक कार ही तो है, तो मेरी स्पोर्ट्स कार ले ले, अब तो पुणे में ही रहने वाला है, जो मन करे वो चला। तभी अचानक बाहर एक आदमी सिक्योरिटी से लड़ता हुआ चिल्लाया, मेरी बेटी की टांग वापस कर कुत्ते। तभी क्लब के गार्ड से लपक कर उस आदमी को जमीन पर बैठा दिया। 7-8 लोगों से घेर कर लात घूंसों की बरसात करने लगे। देखते ही देखते उस बेचारे का सिर फट गया और वो खून से लथपथ हो गया। आदिल ने गार्ड को डांटा, पीछे हटो। भीड़ छड़ी आदिल अकड़ता हुआ आगे बढ़ा और अपनी गर्दन चटकाते हुए जमीन पर पड़े शख्स को एक जोरदार लात मारी। कौन है तू? और यहाँ क्या मरने आया है? जमीन पर पड़ा हुआ आदमी कोई और नहीं योगेश था। वो आदिल का पैर पकड़ कर गिराया, एक्सीडेंट में मेरी बेटी की टांग काटनी पड़ी, मेरी मासूम बच्ची अभी सिर्फ 23 साल की है, वो तुमने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। आदिल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कुछ याद आया। तो उस लड़की का बाप है। ये कहते हुए उसने योगेश के चेहरे पर एक भारी किचड़ी और दांत पीसते हुए गाली देकर चिल्लाया, साले मरने का शौक चढ़ाया क्या? कि तुझे 30 लाख दे दिए तो तेरा पेट नहीं भरा? अब ये ड्रामेबाजी मेरे सामने करेगा? तुझे पता भी है मैं कौन हूं? एक फोन घुमाऊंगा ना तो ट्रैफिक पुलिस की इस नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। निकल यहां से कभी, वरना तेरे जैसे 2 कौड़ी के आदमी को मार कर यहीं गाड़ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझे? योगेश ने दर्द से कराते हुए उसकी पैंट से कार्ड निकालकर आदिल को कस के पकड़ लिया और दर्द भरी आवाज में चिल्लाया, 30 लाख में मेरी बेटी की पूरी जिंदगी वापस आ जाएगी क्या? क्या उसकी लाइफ की बस इतनी कीमत? मुझे पैसा नहीं चाहिए, कोई भी दौलत मेरी बेटी का पैर वापस नहीं ला सकती। तुम किसी की जिंदगी से बर्बाद नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। अबे ओ, आदिल का पारा चढ़ गया। उसने पास खड़े गार्ड से कहा, डंडा दे मुझे। उसकी आंखों में एक जंगली जानवर जैसी चमक आ रही थी, जैसे उसे खून बहाने में मजा आ रहा हो। रुक आदिल, ये कहते हुए अंशुमन आ गया और सख्त लहजे में योगेश से पूछा, ज्यादा बकवास मत कर, बोल कितना पैसा चाहिए? योगेश ने एक लंबी सांस ली, उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक जिद थी। उसने सिर हिलाया और बोला, कहा ना पैसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि लड़का मेरे साथ थाने चले और इसका ब्लड टेस्ट हो। अगर इसने नशा किया है तो कानून से सजा दे, और इससे पहले कि मेरी बेटी के पास जाकर उससे माफी मांगे। ये बाप होने के नाते मेरा यही फर्ज है। तेरी तो ऐसी की तैसी। आदिल ने गार्ड से डंडा छीना और पूरी ताकत से योगेश के सिर पर दे मारा। हर तरफ खून के छींटे उड़े। योगेश का चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था, पर आदिल को तरस नहीं आया। वो पागलों की तरह डंडे पर साथ रहा। वहीं खड़ी वेट्रेस के डर के मारे मुंह फेर कर रोने लगी। लेकिन ये रईस ज़्यादा समंदर का मजा ले रहे थे और हंस रहे थे। साला खुद मुसीबत मोल ले रहा है, पैसा मिल रहा था तो चुपचाप लेकर निकलना चाहिए था ना। एक मामूली ट्रैफिक पुलिस वाला हमसे माफी मंगवाएगा? अबे चींटी की औकात है तुम्हारी हमारे सामने, एक उंगली से मसल देंगे। भीड़ में से एक लड़के जिसका नाम सिद्धार्थ दास था, उसको तरस आ गया। उसने आदिल का हाथ पकड़ा, अरे छोड़ दे यार, कहीं मर ना जाए, फालतू में लफड़ा पड़ जाएगा। आदिल ने पलट कर उसे झटका, अबे तू क्या डर रहा है? मरेगा तो मेरे हाथ से मरेगा, तुझे क्या? साले पुलिस वाले का बेटा होकर भीगी बिल्ली बन रहा है। सब जोर जोर से हंसने लगे। सिद्धार्थ दास का चेहरा शर्म से सफेद हो गया। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। आदिल ने कमीनी मुस्कान दी। उसने जेब से एक नशीले पाउडर की पुड़िया निकाली और योगेश का मुंह दबाकर उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हुए बोला, ये नया ड्रग है, चल आज तू भी टेस्ट कर। तभी दूसरी एक बाइक के इंजन की भयानक धार सुनाई दी। एक बाइक तेज रफ्तार में आई और क्लब के कांच वाले दरवाजे के ठीक सामने रुकी। सिद्धार्थ दास होश हो गए। उसने उस बाइक सवार को पहचान लिया था, वेद कपूर। ये यहाँ कैसे आ गया? बाइक यहाँ किसने खड़ी की? हटाई से। 2 गार्ड चिल्लाते हुए वेद की तरफ लपके, लेकिन अगले पल दोनों गार्ड्स धूल चाटते नजर आए। बाकी गार्ड्स भी ऊपर टूट पड़े। सिद्धार्थ धीरे से भीड़ में पीछे खिसक गया। उसे पता था कि ये मामूली गार्ड्स वेद का बाल भी पाका नहीं कर पाएंगे, और हुआ भी वही। 1 मिनट के अंदर सारे गार्ड जमीन पर पड़े कर आ रहे थे। आदिल ने अपनी आंखें सिकोड़ी और पास आते वेद को देखकर गुस्से में पूछा, कौन है वेद? चाहता क्या? वेद ने आदिल को गौर से देखा। उसके चेहरे का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा अलग था, उसकी आंखों में हल्की लालिमा थी। वेद की भौहें थम गई जब उसने आदिल के हाथ में ड्रग देखा। पहले उसने पूरी तरह आदिल को इग्नोर किया। वो नीचे झुका और ब्लड बहना रोकने के लिए योगेश के मुंह पर गोली डालते हुए पूछा, योगेश जी संभालोगे ना? योगेश ने वेद को पहचान लिया था, जिसने उसकी बेटी जेनी की जान बचाई थी। उसने बस धीरे से सिर हिलाया, फिर अपनी बेटी की हालत और अपनी बेबसी को याद करके फूट फूट कर रोने लगा। वेद ने उसे ढांढस बंधाया, फिक्र मत करो, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आदिल गुस्से में योगेश और वेद को देख रहा था। उसके चेहरे पर वही संकीपन था। उसने चिल्लाकर कहा, अबे बहरा है क्या? पूछ रहा हूं कौन है तू? भी मरना चाहता है क्या? नाक में खून की गंध ने आदिल को पागल कर दिया था। उसने पूरी ताकत से डंडा वेद के सिर की तरफ घुमाया। उसे बस ये देखना था कि कैसे इस आदमी का सिर फटता है और खून उसके चेहरे पर गिरता है। वेद ने एक हाथ डंडे को रोक लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, उस लड़की का एक्सीडेंट तूने किया था ना? मेरा नाम याद रख, वेद कपूर, क्योंकि आज तेरा सामना मुझसे हो गया, मतलब तेरा खेल खत्म। आदिल वैसे लगा जैसे कोई साक्षात काल बोल रहा हो। पुणे में ब्लैक जैक गैंग का नाम ही काफी है, उनसे भिड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। सिद्धार्थ दास जैसे लोग जिनका अपना रुतबा है,
वो भी इस गैंग में सिर्फ छोटे मोटे फॉलोअर हैं। पूरे शहर में ये रईस ज़्यादा अपनी मनमानी करते हैं, ये सिर्फ लोगों को डराना जानते हैं, इनसे टकराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तभी सबने देखा कि वेद ने डंडा फेंक कर आदिल का गला दबोच लिया, तो सबका खून खौल उठा। गुस्से से चिल्लाया, अबे ओ तू है कौन, तुझे पता भी है आदिल के बाप की पहुंच कहां तक है? उसके बगल में खड़ा लड़का भी बोल पड़ा, छोड़ उसे, मरना है क्या तुझे? अगर उसे खरोंच भी आएगा तो तेरा हाथ उखाड़ दूंगा। पीछे से एक और आवाज आई, तुम सब खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, जाओ बंदे बुलाओ, हथियार लो, आज जाते जिंदा नहीं छोड़ना। तभी वेद बाहर उठा, अबे चुप हो जाओ। वेद की आवाज बहुत तेज नहीं थी, पर उसमें ऐसा दम था कि सबकी बोलती बंद हो गई। उसने अपने बाएं हाथ से आदिल का गला ऐसे खींचा कि उसका चेहरा नीला पड़ने लगा और दम घुटने लगा। आदिल को लगा था कि उसकी जान निकलने वाली है, लेकिन वेद ने उसे फेंक दिया। आदिल धप से जमीन पर गिरा और चीखते हुए उठ बैठा और जमीन पर उल्टियां करने लगा। उसके मुंह से बदबूदार सफेद झाग निकल रहा था। अब तक अंशुमन ने फोन निकालकर किसी को कॉल कर दिया था। वो वेद की तरफ देखकर बोला, तू जो कोई भी है, एक बात कान खोलकर सुन ले, तू बर्बाद होने वाला है। हम वो लोग नहीं जिनसे तू पंगा ले सके। तूने आदिल पर हाथ उठाया, अब तू यहाँ से सही सलामत बाहर नहीं जाएगा। वेद ने आंखें से खोलकर उसे देखा, पर फिर सिद्धार्थ को देखकर पूछा, सिद्धार्थ अगर तूने अब एक भी कदम पीछे लिया तो मैं खुद आकर तेरी टांग तोड़ दूंगा। सबने पीछे मुड़कर देखा, सिद्धार्थ चुपके से 5-6 मीटर दूर निकल चुका था। वो किसी चोर की तरह दबे पांव खिसकने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ का चेहरा उतर गया, वो चिल्लाकर बोला, वेद भाई इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वेद ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, दोपहर को उस गाड़ी में तू भी था या नहीं? नहीं, सिद्धार्थ ने पागलों की तरह से हिलाया, मैं तो बस अभी रात को इनके साथ पार्टी करने आया था, दोपहर तक तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। वेद ने आदिल के बाल पकड़े, उसका चेहरा ऊपर किया और सिद्धार्थ की तरफ इशारा करके पूछा, क्या ये तेरी गाड़ी में था? आदिल ने थूका और गुस्से में बोला, दम है तो मुझे अभी मार डाल, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। वेद ने शांत होकर उसकी तरफ देखा और बोला, मैं तुझे एक बात याद दिलाता हूं, और बाकी सब ध्यान से सुन लो, जब मैं कुछ पूछूं तो जवाब एकदम सटीक और साफ होना चाहिए। फालतू बकवास की तो बहुत पछताओगे, और मैं मजाक नहीं कर रहा। अंशुमन ने गुस्से में सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ तू इस आदमी को जानता है क्या, कौन है? सिद्धार्थ ने कांपती आवाज में कहा, ये वेद कपूर है, तुमने ये नाम तो सुना होगा। अंशुमन ने जमीन पर थूकते हुए कहा, वेद हमें हर एरे का नाम याद रखने का शौक नहीं है। फिर उसने वेद को ललकारा, हे लड़के छोड़ो से, अभी मेरा दिमाग खराब मत कर, आज तो खुद भगवान भी आ जाए तब भी मामला शांत नहीं होगा। वहीं सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली और चुप हो गया। उसे अपने आप पर पछतावा हो रहा था। ब्लैक जैक गैंग की ताकत कम नहीं थी। इनमें से कुछ के दादा तो पुणे के बड़े अफसर थे, पर वेद उसे कौन नहीं जानता। उसके बाद उदित दास ने साफ कहा था, बाकी सबसे भिड़ जाना पर वेद के सामने बताना। जब से वेद पुणे आया था, जिससे भी भिड़ा उसका पूरा अंत हुआ। यहाँ तक कि बड़े बड़े खानदानों को भी उसने धूल चढ़ा दी थी। पर ताज्जुब की बात यह थी कि इतने दुश्मनों के बावजूद वो आज भी सीना तान के खड़ा था। वेद अब चिढ़ चुका था। उसने अंशुमन को जोरदार मुक्का लगा। अंशुमन वहीं ढेर हो गया और सफेद उल्टियां करने लगा। बाकी रईस ज़्यादा तितर-बितर होकर भागने लगे और वेद ने सबको पकड़ कर दिया। उनमें से काफी लोग सफेद झाग से उल्टी कर रहे थे। ये सब देखकर वेद हैरानी से बोला, ये लोग सब ड्रग्स ले रहे हैं, लेकिन कौन सा ड्रग? तभी क्लब के बाहर कई काली गाड़ियां आकर रुकी। अंदर का नजारा देखकर आने वाले दंग रहे थे। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और रईस ज़्यादा जमीन पर पीछे पड़े थे। उन्होंने जब वेद को देखा तो आने वालों को लगा कि ये आदमी पागल है, इतने बड़े अफसरों के बच्चों को पीट दिया। जमीन पर पड़े अंशुमन ने कराते हुए कहा, साकिब इतनी तेज क्यों लगा दी, मार डालो इस कमीने को। गाड़ी से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा, उसका चेहरा एकदम सख्त था। उसे देखकर सिद्धार्थ भी घबरा गया। आखिर ये साकिब नाम का आदमी बहुत खतरनाक था। तभी साकिब ने वेद की तरफ इशारा किया, तेरी मौत आई है लड़कों, खत्म कर दो इसे। तभी ब्लू सूट वाले सभी बाउंसर एक साथ वेद की तरफ लगे। कौन था साकिब? क्या वो वेद से ज्यादा ताकतवर था? ये लड़के कौन सा ड्रग यूज कर रहे थे? क्या इस ड्रग का कनेक्शन सबरवाल की अंडरग्राउंड लैब से था? क्या वेद आदिल को पनिश कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंशुमन को बुलाते ही साकिब अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचा। उसने बिना वक्त गवाए वेद को जान से मारने का ऑर्डर दे दिया। नीले सूट वाले गार्ड्स वेद की तरफ झपटे। उससे पहले ये कार पागल सांड की तरह शोर मचाती हुई वहां घुस गई और टायरों की जोरदार चीख के साथ गाड़ी रुकी और वहां बाहर निकलते हुए दौड़ा, अगर वेद को मारना है तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। उसके बाद सुनकर वेद ने सर पकड़ लिया। उमर उसकी पूंछ की तरफ बन गया था। वो जहां जाता उसके पीछे आता था। उमर अकेला नहीं था, उसके साथ कबीर, कमल और लक्की भी थे। सब ठीक है ना? उमर ने पास खड़े किले के सीने पर मुक्का जड़ते हुए वेद से पूछा। वेद दूसरे गार्ड से बैठते हुए बोला, हाँ लेकिन तुझे कैसे पता चला मैं आऊं? उमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी बाइक निकलते ही देखी तो सबके साथ यहाँ चला आया। मुझे पता है जहां तुम जाते हो वहां एक्शन ड्रामा तो जरूर होता है। उन्हें आराम से बात करते देख वहां मौजूद गुंडों का बॉस साकिब गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे लोगों पर हाथ उठाओ, मैं तुम्हें। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, उमर ने उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारते हुए कहा, अबे लड़ना है तो लड़, ये फालतू की कमेंट्री बंद कर। तब कबीर, कमल और लक्की किसी जंगली सूअरों की तरह सब तहस-नहस करने लगे। वहीं उमर और साकिब में टक्कर की भिड़ंत हो गई। पल भर में चीख पुकार मच गई और कुछ मिनटों में सारे गार्ड्स ढेर हो गए। वहां मौजूद रईस ज़्यादा हक्के बक्के रह गए। आमतौर पर लोग उनका नाम सुनकर घुटने टेक देते थे, पर यहाँ खड़ा हर शख्स निडर था। वेद ने अनिल के बाल पकड़े और उसे ऊपर उठाया। तब अनिल ने नफरत से कहा, वेद आज से मैं तेरा नाम याद रखूंगा, तू देखना मैं तेरे साथ कैसा खेल खेलता हूँ। वेद मुस्कुराया और बोला, हाँ भी तेरी अकड़ नहीं गई ना? तुझे लगता है तू सांड है? जब सांड नहीं है तो नाक में बोल रिंग क्यों पहनी है? इतना कहते हैं वेद ने आदिल की नाक की रिंग पकड़ी और एक झटके में खींची। आदिल की नाक फट गई और दर्द से तड़पने लगा। जब अंशुमन ने डरते फोन निकाला तो वेद ने वही रिंग पत्थर की तरह उस पर मारी, जिससे उसके फोन का पिछला हिस्सा चढ़ गया। वेद ने इशारा किया, चलो तुम सब इधर आओ। सारे रईस ज़्यादा थे, सब थर-थर कांपने लगे। वेद ने ठंडे लहजे में पूछा, सुबह गाड़ी में कौन था? खुद आगे आ जाओ। और ये ड्रग्स किसने दिया तुम्हें? ड्रग्स का नाम सुनकर अंशुमन ने कतराते हुए कहा, वेद इस मामले में मत पड़ो, मार्शल आर्ट्स जान लेने से कोई हीरो नहीं बन जाता। तुमने हमें छेड़ा है, अब तुम्हारा पुणे में टिकना मुश्किल हो जाएगा। वहीं आदिल भी चिल्ला रहा था, वेद मैं तुझे मसल दूंगा, अगर मैं बच गया तो तेरे खानदान के एक बंदे को अपने पैरों पर झुका दूंगा, और वो लड़की उसकी तो जिंदगी बर्बाद हुई है ना, मैं उसे और उसके परिवार को और तबाह कर दूंगा। ये सुनकर वेद की आंखों में खौफनाक चमक आ गई। उसने आदिल के शरीर के कुछ प्रेशर पॉइंट्स को टच किया और आदिल ने हिलना डुलना बंद कर दिया। फिर वो आदिल को घसीटते हुए सामने आया और फिर थोड़ी दूर खड़ी कार में जाकर बैठ गया। सब समझ गए कि वेद क्या करने वाला है। रईस ज़्यादा चिल्लाने लगे, पागल है क्या, रुक जा। लेकिन कमल और लकी किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। वेद ने कार का इंजन स्टार्ट किया और 60 की रफ्तार से कार सीधे आदिल की तरफ बढ़ी। तड़ाम की आवाज के साथ आदिल हवा में और टूट गया। कार का अगला हिस्सा बच चुका था। वेद उतरा और आदिल की नब्ज चेक करते हुए बोला, सुबह तूने जिस लड़की को उठाया था उसकी हालत इससे कहीं ज्यादा बुरी थी, तेरी एक टांग बेकार हो गई है, पर किस्मत अच्छी है कि सिर बच गया। ये ले 30 लाख अभी सब बराबर। ये देखकर बाकी रईस ज़्यादा की रूह कांप गई। अंशुमन ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए, मैं अभी लड़की के सामने जाकर माफी मांगने को तैयार हूं। वेद ने योगेश की तरफ देखा और जमीन से खून से सना हुआ डंडा उठाया। योगेश, जो दर्द तुमने और तुम्हारी बेटी ने सहा है उसका बदला मैं लूंगा। उसने बेहोश पड़े आदिल पर तब तक डंडे बरसाए जब तक वो टूट नहीं गया। अब तक उमर साकिब को ढेर कर चुका था। तभी वेद ने उमर और सबको ऑर्डर दिया, इन सबका वीडियो बनाओ और इनसे माफी मांगो। सारे रईस ज़्यादा जो कल योगेश को चीटी समझ रहे थे, आज उसके पैरों में गिरकर माफी मांग रहे थे। योगेश की आंखों में आंसू थे, वो वेद के पैरों में गिर पड़ा। वेद ने उसे उठाया, उठो, मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। फिर वो उमर से बोला, उमर योगेश को हॉस्पिटल ले जाओ। उमर ने पूछा, तुम नहीं चल रहे? वेद अपनी बाइक की तरफ बढ़ा, तुम लोग जाओ, मुझे यहाँ रुककर इनके घर वालों का इंतजार करना है, मुझे बात के लिए कोई पंगा नहीं चाहिए। उमर, कमल, कबीर और लकी के जाने के बाद वेद ने कुर्सी खींची और सीढ़ियों के पास मजे से बैठ गया। नीचे आदिल खून से लथपथ पड़ा था। आधे से ज्यादा लोग भाग चुके थे, पर कुछ लोग क्लाइमैक्स देखने के लिए रुक गए और आदिल की फैमिली का इंतजार करने लगे। सबको लगा कि वेद ने जोश में आकर पूरी ब्लैक जैक गैंग से पंगा तो ले लिया, पर अब उसका अंजाम बुरा होगा। आदिल की फैमिली बस पहुंचने ही वाली थी। सबको लगा कि इस लड़के की अकड़ बस अभी कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगी। अंशुमन और साकिब वहीं रुक गए। तभी दूर से गाड़ियों की हेडलाइट्स चमकी। गाड़ियों का एक लंबा काफिला तेजी से मोड़ काटता हुआ आया। मेन इवेंट शुरू होने वाला था। ये देखकर अंशुमन खड़ा हुआ और बोला, वेद आदिल के फादर रणधीर एक बड़े लीडर है और उसकी मां एजुकेशन मिनिस्ट्री में पावरफुल पोजीशन में। बस मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हारी इस बेखौफ हिम्मत के पीछे आखिर राज क्या है। वेद मुस्कुराया पर जवाब नहीं दिया। तभी गाड़ियां रुकी और एक कपल पागलों की तरह बाहर निकला। वो सीधे भागकर अपने खून से लथपथ बेटे के पास पहुंचे। अपने बेटे आदिल का चेहरा देखते ही आनंदी चीख पड़ी।
उसके फादर रणधीर यादव ने कांपते हाथों से अपना चश्मा ठीक किया और धाड़ा, किसने किया ये? सबकी नजर वेद पर टिक गई। वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा फोन देख रहा था। उसने सिर उठाया और बोला, रणधीर यादव, तेरे बेटे की हालत मैंने की है। आनंद की आंखों में आंसू लिए दांत पीस कर चिल्लाई, कमीने, सही इंसान, मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने इसे जानवर की तरह मारा? और तुम सब खड़े क्या हो? पकड़ो इसे। रणधीर के इशारे पर उसके साथ आए ट्रेन गुंडे और बाउंसर वेद की तरफ लगे। रईस ज्यादा पीछे हट गया क्योंकि उन्हें लगा मजा आएगा। एक गुंडा हवा में उछलकर वेद के सीने पर लात मार आया। वेद कुर्सी से उठा भी नहीं, उसने बस अपना दायां पैर हवा में उठाया और नीचे की तरफ पटका। कड़ाक से हड्डी टूटने की आवाज आई। वेद ने अपने पैरों से उस बंदे की टांग तोड़ दी थी। वो दर्द से नीचे गिर पड़ा। बाकी लोग भी आए पर वेद बिजली की रफ्तार से हिला। उसने एक हाथ पकड़ा, उसकी कलाई तोड़ी और उसे दूर फेंक दिया। फिर क्या था, एक के बाद एक चीखें गूंजने लगी। कुछ मिनटों में 7-8 लोग जमीन पर तड़प रहे थे। वेद को सीधा फंदा था, एक मुलाकात में या तो हाथ टूटेगा या टांग। बाकी गुंडे घबरा गए। एक ने अपनी जैकेट के अंदर गन निकालने के लिए हाथ डाला। वेद ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और बाह में बंधी ब्लॉसम सेफ्टी डिवाइस पर टिक करते हुए कहा, हम मेरा घर बोर हो गया हूं, इसलिए इस मामले को एक बार मेरे फतवा करते हैं। अगली पल चारों तरफ भगदड़ मच गई। यहां तक कि रणधीर और उसकी बीवी भी अपने बेटे को छोड़कर गाड़ियों की तरफ आ गए। अब तक वेद वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। उसके सामने दर्जनों लोग जमीन पर दर्द से छटपटा रहे थे। क्लब के कांच के पीछे खड़े रईस यादव के चेहरे सफेद पड़ गए थे। इंसान नहीं, शैतान था। तभी फिर से उमार की कार धारती हुई आई। जो गुंडे अभी खड़े होने की कोशिश कर रहे थे वो फिर से उड़ गए। गाड़ी रुकी और एक बार फिर उमार की दबंग आवाज आई, जो वेद को मारने की कोशिश करेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। बहुत हुई बकवास, अगर दम है तो लड़ो। कमल और लकी फिर से गाड़ी से कूदे और बचे कुछ लोगों को पीटने लगे। वेद ने अपना सर पकड़ लिया। उसने उमार को भगाया था ताकि वो इस पंगे में फंसे, क्योंकि उमार का खानदान यहीं का था। उसे क्या पता था कि ये गधा घूम फिर से अपनी टांग अड़ाने आ जाएगा। रणधीर और आनंदी ने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा नजारा और ऐसा पागल इंसान नहीं देखा था। तभी वेद ने गुस्से में उमार से पूछा, मैंने तुझे योगेश जी को हॉस्पिटल ले जाने को कहा था ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? उमार ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, अरे पहुंचा दिया, पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और कभी उसके साथ है। वेद का पारा चढ़ गया। मैंने तुझे उसे सिटी हॉस्पिटल ले जाने को कहा था, तूने उसे यहाँ पास में छोड़ दिया, अब वो बेचारा वापस कैसे जाएगा? उमार मुस्कुराते हुए बोला, देख भाई, मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है, पर फालतू टेंशन मत ले, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। फिर चाहे कश्यप फैमिली को बीच में आना पड़े। वेद खामोश हो गया। उसे पता था कि उमार का दिमाग भले ही कम हो पर वफादारी कूट-कूट कर रही है। उससे बहस करना मतलब दीवार में से मारना है। आनंदी ने दांत पीसते हुए अपने चेहरे से निडल निकाली और खूंखार आवाज में बोली, उमार, तू कश्यप खानदान से है ना? बहुत अच्छे, मैं नाम याद रखूंगी। आज रात में तेरे घर वालों के साथ बैठकर हिसाब बराबर करूंगी। वेद ने अपने सिर टिका किया और बोला, और अगर मैंने तुम लोगों को आज यहाँ से जाने नहीं दिया तो इज्जत किससे मांगोगी? क्या तुम मुझे मार डालेगा? हाँ, हिम्मत है तुझमें? आनंदी ने नफरत से उसे घूरते हुए ताना मारा। वेद ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी मुस्कान सब बयां कर रही थी। तब रणधीर ने माहौल की गंभीरता को भांपते हुए अपनी वाइफ से कहा, मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तभी कुछ मामूली चोट खाए गुंडे आदिल को उठाने के लिए आगे बढ़े। ऊपर बैठे बैठे वेद ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने कहा क्या कि इसे हाथ लगाओ। वो गुंडे इतने डरे हुए थे कि तुरंत हाथ छोड़कर पीछे हट गए। आनंद ने चिल्लाई, क्या चाहता है तू? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुझे वो सजा मिलेगी जो तूने सपने में नहीं सोची होगी। तब रणधीर अपने चेहरे के घाव की परवाह किए बिना अपने बेटे के पास गया और ऊपर देखते हुए बोला, ये बता कि तू इसे ले जाने देगा या नहीं? वेद ने रुखाई से कहा, अगर तू आते ही अपने बेटे को चुपचाप उठा के ले जाता तो मैं तुझे नहीं रोकता। रणधीर हैरान हो गया। उसे एहसास हुआ कि बंदा झूठ नहीं बोल रहा। वेद ने अपनी आंखें से पड़ी, तुझे पता है तेरे लाडले की हालत हुई, अगर 30 मिनट के अंदर ये ऑपरेशन टेबल पर नहीं पहुंचा तो ये सीधा ऊपर जाएगा। तू जानवर है, दरिंदा है, मेरे मासूम बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये कहते हुए आनंदी अपने बेटे के शरीर से लिपट गई और बोली, ये तो बच्चा है, इससे क्या गलती हो गई? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया? माँ बाप का जिक्र सुनकर वेद की मुट्ठियां कस गई। उसने घूरते हुए उन्हें देखा और बोला, तुम्हें वजह जाननी है? ठीक है, सुनो, तुम्हारे बेटे ने आज 3 लेडी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स को अपनी गाड़ी से उड़ाया। सबसे बड़ी 23 साल की है और सबसे छोटी सिर्फ 20 की, जो सबसे ज्यादा घायल है। उसकी हालत बिल्कुल वैसी है जैसी अभी तुम्हारे बेटे की है। बाईं टांग बेकार, दूसरा टूटा हुआ हाथ और शरीर की हड्डियां चूर-चूर। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची है। रणधीर दांत पीसते हुए बोला, हमने 30 लाख को दिए थे ना? वेद खड़ा हुआ और जमीन पर पड़ा वही कार्ड उठा लिया। उसने उसे 2 उंगलियों में पकड़कर रणधीर की तरफ बढ़ाया और बोला, इस कार्ड 30 लाख है, ये पकड़ो और अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाओ, हिसाब बराबर। आनंदी ने झटके से वो कार्ड वेद के हाथ से मारकर गिरा दिया और चिल्लाई, मेरा बेटा आजमाना पड़ा है, उसकी टांग टूट गई, इतने घाव हैं और तुझे लगता है कि 30 लाख में हिसाब बराबर हो जाएगा? अब मुझे तेरे पैसे नहीं, तेरी जान चाहिए। वेद का गुस्सा फट पड़ा। जब दूसरों के साथ ऐसा ही हुआ तब तो बड़ी जल्दी हिसाब बराबर कर रही थी। अब अपनी बारी आई तो तुम्हारी नानी मर रही है। उस लड़की के माँ बाप को दर्द नहीं हुआ होगा? तुम लोग 30 लाख की लड़की की कीमत लगा रहे थे। वेद ने नफरत से हाथ उठाया तो आनंदी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। वेद ने ठंडे लहजे में कहा, तुम लोगों से मिलने से पहले मुझे नहीं पता था कि कोई इतनी कम उम्र में इतना बड़ा परिंदा कैसे हो सकता है, पर अब समझ आया, तुम जैसे माँ बाप हो तो बच्चा इंसान नहीं जानवर ही बनेगा। वेद ने उमार को कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करने कहा, फिर आदिल की जेबों की तलाशी ली। जो सामान बाहर निकला उसने सबकी बोलती बंद कर दी। नशीली गोलियां, डेट रेप ड्रग्स और कई प्रकार के ड्रग्स। वेद ने आनंदी और रणधीर की तरफ देखा, तुम एजुकेशन ब्यूरो में हो ना? क्या यही संस्कार दिया है? अब समझ आया कि वो एक्सीडेंट और मारपीट इसके लिए इतनी नॉर्मल क्यों थी? उसने पूरी हवा में लगाई, तुम्हारा बेटा नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। जितनी चीजें इसके पास मिली हैं कानून में से 7-8 बार फांसी होनी चाहिए। अब मैं कहना कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। आनंदी के पैरों से जमीन खिसक गई और रणधीर को पसीना आ गया। एक बड़े अफसर के लिए उसके बेटे के ये कारनामे करियर तबाह करने के लिए काफी थे। उसका रसूख, उसकी पावर सब लाख हो चुका था। रणधीर एक लंबी और भारी सांस लिया। उसने वेद की तरफ देखा और चुप गया। आज रात जो हुआ वो हमारी गलती है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं खुद उन लड़कियों से माफी मांगूंगा, बस इसकी जान बख्श दो। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कल सबने हॉस्पिटल में जाकर माफी नहीं मांगी तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वेद उमार की कार में जाकर बैठ गया। उमार, कमल और लक्की सब कार में बैठकर निकल गए। उनके जाने के तुरंत बाद एक काले कपड़े और स्नेक के लॉकेट वाला आदमी बाहर आया, जो इतनी देर से सब छुप कर देख रहा था। उसने आते ही रणधीर से कहा, मैं तुम्हारे बेटे की जान बचा सकता हूँ, लेकिन ड्रग्स का मामला बाहर नहीं आ चाहिए। कौन था ये आदमी? क्या ये उसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था जो शुरू से वेद के पीछे थे? क्या है इन ड्रग्स का राज? क्या वेद इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।